वो अभी अभी अपने डिपार्टमेंट से घर पहुंचा था और सामने ही उसकी माँ शालिनी जी बैठी हुई थी। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो काफी देर तक रोती रही हैं। सब ठीक है ना मामा? उनके पास बैठते हुए रणविजय सिंह बोला। ताशबी ने रिश्ता तोड़ दिया है, शालिनी जी बोली तो रणविजय उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। शालिनी जी ने तो जैसे उनके सिर पर कोई पहाड़ गिरा दिया था। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी सगाई हुई है उसके साथ, वो तड़प कर बोला। वो शादी कर चुकी है कोर्ट में जाकर, शालिनी जी ने कहा तो वो होंठ भींच कर रह गया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रणविजय सिंह की ताशबी के साथ 5 साल पहले सगाई हुई थी। वो पुलिस में एसपी के पद पर तैनात था और एक बहादुर बेईमानदार इंसान था। पर आज वो अपनी मोहब्बत के हाथों इसलिए हार गया क्योंकि उसकी बहादुरी और ईमानदारी दौलत के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। ताशबी ने एक मशहूर बिजनेसमैन अनंत आहूजा से पसंद की शादी कर ली थी, जबकि कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी। आज उसकी मोहब्बत की कहानी खत्म हो गई थी। वो कमरे में जाकर गुमसुम पूरी रात सोफे पर बैठा सिगरेट पीता रहा और अपने आप को अंदर ही अंदर जलाता रहा। ताशबी से उसने दिल से मोहब्बत की थी। ताशबी का घर उसके घर के बराबर वाला घर था। जब उसने अपनी पसंद अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ फौरन रिश्ता लेकर ताशबी के घर गई थी और उन लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं था। यूं जल्दी ही दोनों की मंगनी हो गई थी। अगले दिन वो खुद को संभालते हुए फिर से अपने खोल में लौट चुका था। चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। कुछ दिनों के बाद ताशबी की विदाई भी हो गई और वो रणविजय सिंह की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। मगर रणविजय की दिनचर्या बही रही। सुबह निकलता, रात को देर तक बाहर रहता। उसने अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम जरूर मनाया था, लेकिन अकेले कमरे में। चेहरे से उसने कोई भी भाव जाहिर नहीं होने दिया था कि वो ताशबी की बेवफाई से किस कदर टूट चुका है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो जल्दी घर लौट आया था। जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुआ तो उसकी बहन जीनिया आई हुई थी। उससे मिलने के बाद वो पास ही बैठ गया। शालिनी जी ने नौकरानी को आवाज़ देकर चाय लाने को कहा तो वो वहीं बैठकर टीवी पर शो देखने लगा। अच्छा, तो तुम मुझे बता रही थी कि तुम्हारी ननद रमना की बेटी का फिर से रिश्ता टूट गया। अब क्या वजह हुई? अचानक शालिनी जी ने पूछा तो रणविजय भी चौंक गया। हाय मम्मा, क्या बताऊं मैं आपको? फिर से वही शर्त रख दी उसने। मेरी सास ने उसे बहुत समझाया। रमना दीदी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे ही, फिर दिक्कत क्या है। मगर वो तो डट कर कहती रही कि ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करेगी जो मेरी दौलत की लालच में मेरी तरफ बढ़ेगा और जिसे दहेज का लालच होगा। वो दहेज के सख्त खिलाफ है। बाकी वो कहती है कि गिफ्ट जितने मर्जी दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर कोई दहेज की डिमांड करेगा तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इस रिश्ते पर भी सब कुछ ठीक जा रहा था। लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। हम सब लोग हम सब लोग खुश थे कि चलो रोमा का घर बस जाएगा, लेकिन बस आखिरी टाइम पर लड़के की माँ के मुंह से गलती से निकल गया कि मेरी 2 लड़कियां हैं, बस दोनों को खुश कर देना। हमें भले कुछ मत देना, मेरी दोनों लड़कियों के लिए डायमंड का एक एक सेट बनवा देना। बस फिर क्या था, रोमा भड़क गई और रिश्ते से इनकार कर दिया और इसी वजह से उसका रिश्ता 3 बार टूट चुका है। जीनिया बोलती जा रही थी। तुम्हारी उस दौलत के घमंड में चूर भांजी में कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं है, रणविजय ने मुंह बनाकर कहा। तुम उससे कभी मिले नहीं हो ना, इसीलिए कह रहे हो। वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। बाकी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो क्यों समझौता करे जब लोग उसकी दौलत की वजह से उसके पास आते हैं और दहेज की मांग करते हैं। इसी दहेज की वजह से न जाने कितनी लड़कियां आज तक अपने बाप के घर बैठी हैं। बस इसी चीज़ के खिलाफ है वो और उसी के लिए लड़ती है और ये घमंड नहीं है भैया। जीनिया ने हमेशा की तरह उसकी साइड ली। हाँ, तुम तो कहोगी क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त जो है, लेकिन मुझे मुझे तो वो घमंडी ही लगती है। चलो किसी दिन मिलकर देखते हैं कि उसमें कितने गुण हैं, रणविजय ने मुंह बनाकर कहा और फिर वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जीनिया की ननद रमना तलाक के बाद अपने भाई अहम राजपूत के घर पर रहती थी। जीनिया के पति और रमना में एज का काफ़ी फ़र्क था और रमना की बेटी रोमा अहम राजपूत की पत्नी जीनिया से थोड़ी ही छोटी थी और उसकी बहुत लाडली भी थी, क्योंकि रोमा की मामी बनने से पहले वो उसकी एक अच्छी दोस्त भी रह चुकी थी। जबकि अपने मामा अहम राजपूत में तो रोमा की जान बसती थी। रमना ने अहम के साथ उसका बिजनेस संभाल रखा था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि रमना ने बिजनेस को एक ऊंचे मकाम पर पहुंचाया था तो गलत नहीं होगा,
क्योंकि जब वो तलाक के बाद राना हाउस आई थी उस वक्त उसके कुछ ही वक्त बाद उसके पिता का सदमे से देहांत हो गया था और उस वक्त अहम अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश में था। कुछ समय के बाद जब वो वापस आया तो दोनों बहन भाई ने मिलकर बिजनेस को उस मकाम पर पहुंचा दिया कि राना इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। एक दिन जब जीनिया रोमा के बुलाने पर उसके घर पूजा में शामिल होने गई तो अहम राजपूत उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया था और पहले ही फुर्सत में उसने अपना रिश्ता भेज दिया और यूं चुटकी में सगाई और शादी हो गई। दोनों की जिंदगी पिछले 2 सालों से बहुत अच्छी चल रही थी, मगर रोमा का इन 2 सालों में 3 बार रिश्ता टूट चुका था। मैं तो कहती हूँ कि रणविजय के लिए उधर ही रिश्ता डाल देते हैं, क्या ख्याल है? शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक शालिनी जी ने जीनिया के दिल की बात कह डाली। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है मामा, मैं आज ही जाकर रमना दीदी से बात करती हूँ। अगर वो मान गई ना, बस फिर शादी पक्की समझिए, लेकिन उससे पहले आप रणविजय से बात कर लें, जीनिया ने खुशगवार लहजे में कहा। और फिर दोनों उसी वक्त रणविजय से बात करने चली गईं। उसने पहले तो साफ साफ मना कर दिया, मगर शालिनी जी के रोने पर घबराकर आखिरकार हाँ बोल ही दिया। और वैसे भी वो एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करके ताशवी को ये जताना चाहता था कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर रिश्ता तय हो गया था और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। आज रणविजय की शादी थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। शादी की कुछ ही देर बाद वो विदा करवाकर रोमा को अपने घर भी ले आया था, मगर अचानक ही केस के सिलसिले में उसे उसी रात बाहर जाना पड़ा, तो वो उससे मिले बिना ही निकल गया। रात के आखिरी पहर रणविजय कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की फजा में एसी की ठंडक के साथ मेहंदी उपटन और फूलों की मिलीजुली खुशबू ने उसका स्वागत किया था। उसने साइड में लगा बटन ऑन किया तो कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गया। बेड के बैग पर जो गुलाब के फूलों की लड़ियां लगाई गई थीं, वो एक तरफ उतार कर रखी हुई थीं। रोमा का जरीदार भारी लहंगा आधा सोफे पर और आधा जमीन पर था और गहने ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे पड़े थे। रणविजय की साफ सुथरी और सलीकेदार आदत इस बिखराव को देखकर बुरी तरह बिगड़ गई। एक पल को तो वो जैसे चक्कर खाकर रह गया और फिर उसकी नज़र बिस्तर के बीचों बीच लेटी अपनी नई नबेली बीवी के चेहरे पर पड़ी। मेकअप से साफ निखरी हुई गेहुआ रंगत और मासूम चेहरा उसे जैसे एक झटका सा लगा। अब उसे समझ आया कि शादी पर ताशवी बात बात पर उस पर ताने क्यों कस रही थी। ताशवी ने कई बार कहा था, लड़की तो बहुत खूबसूरत ढूंढी है तुमने, मगर वो उसके ताने का मतलब समझ नहीं पाया था। ताशवी की दूधिया रंगत और तीखे नए नक्श के आगे रोमा की गंदमी रंगत कुछ भी नहीं थी। एक पल में ही ताशवी का हसीन गुलाबी सरापा उसकी आंखों के सामने घूमा था और सामने लेटी बेड पर एक नज़र उसने रोमा को देखा तो गुस्से की चिंगारियां उसके पूरे वजूद में उठने लगीं। आज उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व किसी अनदेखी आग में जल रहा हो। वो फिर से हार चुका था। जिसे वो जताना चाहता था कि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं, आज वही उसकी हंसी बना रही थी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ तहस नहस कर दे, मगर खुद पर काबू पाते वो वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी नज़र फिर से उसके चेहरे पर पड़ी। वाह, क्या रंग रूप है मैडम का, रणविजय दांत भींचते हुए बड़बड़ाया। और घमंड तो इन मैडम को ऐसा है जैसे खुद को कोई मिस यूनिवर्स समझती हो। इन मिस यूनिवर्स ने 3 बार अपना रिश्ता ख़त्म करवाया है। चेहरा अच्छा होता तो क्या करती ये। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी शेरवानी उतारी और कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया। कपड़े बदलने के बाद वो बिस्तर पर थोड़ा सा सिर टिकाकर बैठ गया, लेकिन दिल की जलन किसी तौर कम नहीं हो रही थी। बार बार नज़र सोई हुई रोमा के चेहरे पर पड़ जाती और उसका गला तक कड़वा हो जाता। ऐसे ही जलते किलसते कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। कुछ देर के बाद कमरे में तेज रोशनी पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने झट से हाथ आंखों को ढक लिया, फिर आधी खुली निगाहों से देखा तो रूमा नहाई धोई एकदम फ्रेश कमरे में सुबह की आरती कर रही थी। हल्का हल्का धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। रणविजय को घुटन का एहसास हुआ। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं? अभी अभी आंख लगी थी और तुमने लाइट ऑन करके और पूरे कमरे में ये धुआं फैलाकर मेरी नींद खराब कर दी। वो गुस्से से उठते हुए बोला, अकल तो शायद आप में नहीं है कि सुबह सुबह आरती के वक्त सोए पड़े हैं। वो भी रूमा थी और उससे कुछ कहकर कोई बच नहीं सकता था। रणविजय उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। पहले दिन की दुल्हन और जबान इतनी तेज। वो एकदम उठकर बैठा था। तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई
कि अपने पति से कैसे बात करते हैं। रणविजय उसकी बात पर बुरी तरह भड़क उठा था। लगता है आपने अपनी बीवी से कैसे बात करनी है ये अपने बाप से सीखा है। वो एकदम तमतमाकर बोली, हाउ डे यू। रणविजय एकदम झटके से उसकी तरफ बढ़ा और उसे खींचकर अलमारी के साथ लगा दिया। जब मेरी माँ पर ऐसे बात करोगे तो मुझसे चुप रहने की उम्मीद मत रखना, उसने एकदम गरज कर कहा था। आपने ये सोचकर मुझसे शादी की होगी कि अहम राजपूत की मासूम सी भांजी है, तो आप जो भी करेंगे मैं चुप रहूंगी, तो ये आपकी भूल है। रूमा ने निडर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम में तुम्हारी माँ जैसी ही आदतें होंगी, उन्हीं जैसी बेबाक और बदतमीज। देखा था उन्हें शादी में जीनिया की। तुम तो उस वक्त दूसरे देश पढ़ने गई थी, मगर उनकी कैंची जैसी जुबान के जो जलवे थे ना, उनसे ही पता चल गया था कि तुम्हारी परवरिश किसने की है। रणविजय तमतमाकर बोला, और आप में शायद आपके माँ बाप की घटिया परवरिश। उसके आगे के शब्द अधूरे रह गए थे क्योंकि रणविजय का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ रूमा के गाल पर पड़ा। रूमा ने अपने गाल पर हाथ रखकर बेबसी नजरें उठाकर उसे देखा। आने वाले समय में मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रणविजय ने उसका मुंह दबोच कर कहा। फिर उसने तकिया उठाया और ऊपर छत की ओर चला गया। छत के बीचों बीच रखे बड़े लकड़ी के तख्त पर तकिया रखकर चारों तरफ लगे पर्दे खोलकर लेट गया। कुछ ही देर में किसी और की आंखों में आंसू भरकर वो गहरी सांस लेकर चैन से सो गया था। रूमा ने जिंदगी में पहली बार थप्पड़ खाया था और वो शॉक्ड रह गई थी। किसी दुल्हन के साथ ऐसा स्वागत होता है, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फूट पड़ी। मेरी तकदीर भी आप जैसी निकली माँ, उसने दिल ही दिल में रमना को कहा। वो 15 साल की थी जब उसकी माँ का तलाक हुआ था और उसने पापा को रमना को बेरहमी से मारते हुए देखा था। रमना मार खाकर भी उस घर से जाना नहीं चाहती थी, मगर एक दिन उसकी माँ की सहन शक्ति का बांध टूट गया जब उसके बाप ने अपने कारोबार के लिए रूमा को बुरे कामों के लिए उकसाया। रमना तो जैसे पागल हो गई थी। उस दिन अपनी बेटी रूमा के लिए रमना ने पहली बार भुवनेश पर हाथ उठाया था और इस पर आग बबूला होकर भुवनेश ने उसी वक्त रमना को तलाक दे दिया। रमना अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल आई। रूमा के नाना जब सारी हकीकत जाने तो अपनी बेटी के दर्द को देखकर गुमसुम से हो गए और उसी सदमे में भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन रमना ने रूमा को हौसला दिया और साथ ही उसके मामा अहम ने भी हर पल उसका साथ दिया। रूमा ने दुनिया की और धर्म की दोनों तरह की पढ़ाई की और हर लिहाज से वो एक परफेक्ट लड़की बनकर उभरी। जब भी उसे कमतर समझने का एहसास हुआ, उसने अपनी एक गुरु माँ से बातें की जो हमेशा उसे वो आत्मविश्वास देती जिसकी उसे ज़रूरत थी। और फिर उसने अपना मकाम पहचाना। वो खुद से प्यार करती थी क्योंकि उसकी गुरु माँ ने कहा था, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और अपने आप से प्यार करने का मतलब है हक के लिए लड़ना। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और आज फिर वैसे ही कहानी दोहराई गई थी। वो लड़की जिसने 1 महीने से अपनी शादी के खूबसूरत ख्वाब संजोए थे, सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया। पर यह सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रूमा ने आंसू बेरहमी से पोंछे और दिल में रणविजय से कहा, यह पहली और आखिरी बार है मिस्टर रणविजय सिंह। अगर इसके बाद मेरे मुंह पर थप्पड़ आया तो तुम्हें तबाह करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। उसके बाद उसने अपनी पूजा अर्चना की और फिर बाहर आ गई। बाहर आई तो शालिनी जी नाश्ते की तैयारियां कर रही थीं। वो गुड मॉर्निंग कहते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? जी आंटी, अगर चाय मिल जाए तो, उसने झिझकते हुए पूछा। तो शालिनी जी मुस्कुरा दी। मेरे रणविजय को भी यही आदत है, सुबह उठते ही चाय पीने की। उसकी आंखें तभी खुलती हैं। वो अभी अभी बाहर से आया है और मुझे चाय कहने का कहकर गया है। अब ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे और उसके लिए चाय भेज देती हूँ, शालिनी जी ने प्यार से कहा। तो वो चुपचाप वापस चली आई। जब वो वापस आई तो रणविजय शर्टलेस वार्डरोब के सामने खड़ा था। उसे देखते ही रणविजय के माथे पर कई नसें उभर आईं। लेमन कलर की हल्की कढ़ाई वाली साड़ी, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी रणवीर के दिल पर दस्तक न दे सकी। अगर यही कलर ताशबी ने पहना होता तो इस कमरे में भी अपनी खूबसूरती से रोशनी भर देती। दोनों को कंपेयर करते ही उसके अंदर तक कड़वाहट उभरने लगी थी। सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाना जरूरी था क्या? वो मुंह बनाते हुए बोला। रणविजय सिंह, भाग कर नहीं आई हूँ, बैंड बाजा बारात के साथ मुझे लेने गए थे। अब अगर इस तरह का सलूक करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये मत भूलना
कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है। तुम्हारी बहन मेरी मामी है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर चबाते हुए बोली, अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। मेरी बहन तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत सोचती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। रणविजय सिंह ने तीखे लहजे में कहा। तो तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हें जवाब भी नहीं दूंगी? बता रही हूँ, समझ जाओ, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर मैं यहीं रहूंगी। और मैं कितनी बुरी हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और मैं खुद को अच्छी नहीं समझती, और जीनिया अगर सोचती है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर अंदाज में बोली और उसे सन्न करने पर मजबूर कर दिया। मगर उसने गुस्से को दबाते हुए सिर हिलाकर अपने कपड़े निकालते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो उसे ये धमकी नहीं देना चाहती थी, मगर वो उसे अपनी अहमियत बताना चाहती थी। और वैसे भी अगर दोनों के बीच कुछ भी खराब होता तो वो अहम राजपूत और जीनिया के बीच कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उसे वो दोनों ही बहुत प्यारे थे। मगर रणविजय सिंह को जवाब देना भी जरूरी था, ताकि वो आगे से उस पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके, वरना उसकी हालत भी उसकी माँ के जैसी होती। शाम को उनका रिसेप्शन बहुत अच्छे से हो चुका था, मगर उसी दौरान रणविजय सिंह को एक मिशन के सिलसिले में वहां से जाना पड़ा। वो काम खत्म होने के बाद सबके साथ घर लौट आई थी, और कपड़े बदलने के बाद जब वो अपने बाल खोलने लगी तो उन पर ज़्यादा स्प्रे होने के कारण बाल एक दूसरे से चिपक गए थे। बाल लंबे भी थे, इसलिए उन्हें सुलझाने में मुश्किल हो रही थी। तो उसने नहाने का सोचा। नहाकर बाहर निकली और बाल सुलझा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और रणविजय सिंह अंदर आया। वो एक पल के लिए उसे देखकर ठिठक गया था, लेकिन फिर उसे अनदेखा करता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ा तो वो चौंक गई। क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसने पास आकर पूछा, और तभी उसकी नज़र रणविजय के बाजू पर पड़ी जहां पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या हुआ, आपको चोट कैसे लगी? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस वो अपराधियों ने गोली चला दी थी, छूकर निकल गई, रणविजय सिंह ने दर्द भरे स्वर में कहा और कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। मगर चोट की वजह से उसकी शर्ट उतर नहीं रही थी। कुछ देर के बाद वो शर्टलेस ही बाहर आया तो रोमा चिंतित नज़रों से उसकी ओर देख रही थी। आप बैठिए, मैं आपको दवा लगा देती हूँ, रोमा ने हमदर्दी से कहा, जबकि रणविजय अपने घायल बाजू को दबाए तकलीफ से करा रहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, किसी का एहसान लेने की मुझे आदत नहीं, उसने रूखे अंदाज में कहा। रूमा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए दवा निकाली और पास आई। उसने धीरे से दवा उसकी ओर बढ़ाई तो रणविजय ने झुंझलाकर हाथ मारा और दवा जमीन पर गिरा दी। ये क्या किया आपने? रूमा ने चिल्लाकर कहा। अपने काम से काम रखो मिस रूमा, और मेरे पास आने की बिल्कुल कोशिश मत करना, रणविजय सिंह ने सख्त स्वर में कहा। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने आपसे हमदर्दी दिखाई, लेकिन मैं भूल गई थी कि कुछ लोग ना तो प्यार के काबिल होते हैं और ना ही हमारी फिक्र के। रूमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। शट अप एंड गेट आउट ऑफ माई रूम, रणविजय सिंह गरजा। नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा भी कमरा है ये, और अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है आपको तो आप जा सकते हैं यहाँ से, रूमा ने तड़क कर कहा और गुस्से में आकर बिस्तर के बीच में कुशन रखकर लेट गई। रणविजय उसकी इस बेबाकी और बदतमीजी पर अंदर से तिलमिला उठा, मगर कुछ कहे बिना बस वहीं खड़ा रह गया। मेरी बला से भाड़ में जाओ, वो गुस्से से उसे साइड पर धकेलता हुआ बेड पर फैलकर लेट गया। रोमा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसकी तकलीफ का एहसास करके खामोश होकर एक तरफ को सरक कर लेट गई। रणविजय सिंह की आंख मोबाइल की घंटी की आवाज़ पर खुली। उसने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। ओह गॉड, इतना समय हो गया, और मुझे तो रात को पकड़े हुए गैंग की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और ये मिस यूनिवर्स अभी तक सो रही है। उसने तकिया दबोचकर सोई हुई रूमा को देखकर बड़बड़ाया। फिर उसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और नीचे आया। सभी लोग डाइनिंग हॉल में थे। वो गुड मॉर्निंग करके कुर्सी खींचकर बैठ गया। रूमा कहाँ है? शालिनी जी ने पूछा। अभी तक सोई पड़ी है मैडम, रणविजय सिंह ने चिढ़कर कहा। अरे सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों हो? शालिनी जी ने हैरत से पूछा। मैं लेट हो गया हूँ और मुझे आज जल्दी डिपार्टमेंट पहुँचना था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें गोली लगी थी, कोई मजाक है क्या? शालिनी जी गुस्से से बोली। मॉम, ड्यूटी तो ड्यूटी है, भाड़ में गई तुम्हारी ड्यूटी। रमेश जी, आप कमिश्नर साहब को फ़ोन करके मना कर दो कि आज ये नहीं जा रहा, शालिनी जी ने गुस्से में कहा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा यार, और वैसे भी मैं घर पर क्या करूंगा, रणविजय सिंह चिढ़कर बोला। कुछ भी मत करना, क्या ख्याल है आज हम तुम्हारी शादी की वीडियो देखें? जीनिया एकदम पास आकर बोली। मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो सख्त झुंझलाते हुए बोला।
अगर तुमने घर से बाहर कदम भी रखा तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। शालिनी जी अब इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उतर आई थी। वो झुंझलाते हुए नाश्ता करने लगा, मगर उसका बाजू बहुत दर्द कर रहा था और बाएं हाथ से खाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो मुश्किल से खा रहा था। रूमा बेटी, आ गई तुम? शालिनी जी की बात पर उसने देखा तो रूमा धुले हुए चेहरे और बालों का जोड़ा बनाए, कंधों पर दुपट्टा फैलाए पास की कुर्सी पर बैठ गई थी। और उसी समय ताशवी भी अपनी बालकनी में नजर आई थी। घर एक दूसरे से लगे हुए थे और बालकनी वाला हिस्सा रणविजय के घर में खुलता था। सुबह सुबह भी एकदम फ्रेश और एकदम स्टाइलिश वो अपने होंठ सुकेड़ते हुए अनायास ही दोनों का मुकाबला करने लगा। ताशवी चौदहवीं का चांद थी तो रूमा कम दूध वाली चाय। अपने एग्जाम्पल पर उसे खुद ही हंसी आई थी। अगर चाय में थोड़ा दूध ज़्यादा पड़ जाता तो क्या बुरा हो जाता। उसने एक नज़र उठाकर रूमा को देखा था, जो लापरवाही से नाश्ता करने में मगन थी, और जीनिया उसके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। कुछ देर के बाद वो अपना कॉफ़ी का मग थामे लिविंग रूम में जाकर बैठ गया था। जीनिया अपने लिए भी एक कॉफ़ी का कप लाई और उसके बराबर जाकर बैठ गई। आज जो हुआ मैंने देखा। हसरत से ताशवी को देख रहे थे और शायद तुलना भी कर रहे थे। यकीनन आपके दिल ने कहा होगा, कहाँ सादगी भरी रूमा और कहाँ ताशवी। मगर अपने दिल से देखेंगे ना आप, तो आपको रूमा ताशवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ही मासूम है रूमा। उसका दिल जैसे आईने की तरह साफ है और जो उससे प्यार करता है उसके लिए जान देने से भी परहेज नहीं करती। हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। कभी किसी का असाइनमेंट बनानी हो, कभी किसी के साथ अस्पताल जाना हो, कभी किसी बच्चे को चेकअप करवाना हो, ये सब काम रूमा करती है पूरी कॉलोनी के लिए। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और रणविजय सिंह तंजी अंदाज में हंस पड़ा। मगर तुम्हारी प्यारी सी भांजी को एक चाय का कप तक बनाना नहीं आता। जैसे शादी से पहले खुद के लिए बनाता था, अब भी सब कुछ खुद के लिए करना पड़ेगा। तुम्हें पता है, रात को लेट आता हूँ और कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो किससे कहूँगा। वो मुंह बनाकर बोला, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि शादी से पहले जो लड़का काम करता है शादी के बाद करना छोड़ देता है, और जो लड़की शादी से पहले काम नहीं करती उससे मजबूर किया जाता है कि भाई काम करो। हम एक दूसरे को बदलते हैं या खुद ही क्यों बदल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाना बनाएं और साथ में रूमा से कहें आओ खाना खाओ। ऐसे ही पति पत्नी का प्यार चलता है। अब मेरे और अहम जी के बीच देख लीजिए, इतनी मोहब्बत है कि वो मुझे प्याज तक नहीं काटने देते, क्योंकि प्याज काटने से मेरी आंखों में तकलीफ होती है। यहाँ तक कि शुरू में उन्होंने ये कह दिया कि घर में प्याज ही नहीं आएगा, बिना प्याज के ही सब्जी बनेगी। मगर मैंने उन्हें समझाया कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और उन्होंने मेरी ये बात समझी और मेरी हर डिश की भी इतनी तारीफ करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ तक कि एक बार नमक ज़्यादा हो गया था तो उसकी भी उन्होंने इतनी तारीफ की, और जब मैंने गुस्से में पूछा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने आगे से क्या कहा, तो क्या हुआ, कभी कभी गलती हो जाती है, बस यही तो औरत चाहती है मर्द से। आप उसे बदल कर प्यार करें तो वो कैसा प्यार है। वो जैसी है वैसे ही प्यार करें भैया। एक बार उसे समझिए प्लीज़, आप उसकी अच्छाइयों के कायल हो जाएंगे। वो दिल से खूबसूरत लगेगी आपको, जीनिया ने समझाते हुए कहा। प्लीज़ अब उसकी तरह मुझे लेक्चर मत दो, तुम्हें पता तो है मुझे ऐसी बातों से बहुत नफरत है। रणविजय सिंह चिढ़कर बोला तो वो अफसोस से सिर हिलाकर रह गई। वक्त का काम था गुजरना और वक्त गुजरता जा रहा था। उनकी शादी को 10 दिन हो चुके थे, मगर रणविजय सिंह ने एक दिन भी उसे नज़र उठाकर नहीं देखा था, और रूमा इस बात पर अब तक जैसे हीन भावना का शिकार होने लगी थी। हालांकि इस लड़की ने हमेशा अपना आत्मविश्वास हर जगह बनाए रखा था और वो खुद को कभी भी कम नहीं समझती थी, मगर इन कुछ दिनों में रणविजय सिंह ने उसे कम सुंदरता के इतने ताने दिए थे कि वो जैसे खुद का मुकाबला रणविजय सिंह से करने लगी थी। वो उस समय भी आईने के सामने खड़ी थी और रणविजय सिंह उसके पीछे खड़ा अपने बाल बना रहा था। लाल गोली रंगत वाला ये शहजादा उसके सामने रूमा बहुत साधारण सी लगती थी। चलो जल्दी करो, मुझे तुम्हें राना हाउस छोड़कर अपने डिपार्टमेंट पहुंचना है, वो बेजारी से बोला तो रूमा ने चुपचाप अपना बड़ा सा दुपट्टा अपने दोनों कंधों पर लिया। ये लेना जरूरी है क्या? क्या ऐसे ही नहीं जा सकती तुम? रणविजय सिंह ने गुस्से से कहा। औरत को जानती हैं औरत क्यों कहा जाता है? छुपाने की चीज़ होती है इसलिए, और मैं इसलिए ही लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद का प्रदर्शन करने का कोई शौक़ नहीं है, वो सपाट शब्दों में बोली और फिर बाहर की ओर निकल गई। वो उसे राना हाउस छोड़ने के बाद अपने डिपार्टमेंट चला गया था और शाम को वो सीधे वहीं पहुँच गया।
खाना खाने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे और अहम राजपूत ने जीनिया को शादी की सालगिरह पर एक खूबसूरत घर का तोहफा दिया था। मेरा तोहफा? रूमा ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया। किस बात का तोहफा? अहम ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया। मेरी शादी का तोहफा नहीं दिया आपने अब तक, वो मुंह फुलाकर बोली। अच्छा जी, लीजिए आपका तोहफा। अहम ने अपनी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाह, थैंक यू मामा, यू आर द बेस्ट। हाय हाय अहम, अपनी गाड़ी उससे क्यों दे रहा है? अभी पिछले महीने तो ही ली थी तुमने, रमना ने कहा। मामा आप चुप रहो, ये सिर्फ आपके लाडले भाई को ही पसंद नहीं थी, बल्कि मुझे भी बहुत पसंद है। और अगर ये दे भी दें तो ये मेरे हिस्से से देंगे। आफ्टर ऑल अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे और आपके नाम किया हुआ है। रूमा ने गाड़ी की चाबी उछालते हुए कहा। ओफ, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। दीदी या मेरी शहजादी को कुछ मत कहा करें, और इसका शौक है तो इसे पूरा करने दें। अहम ने उसके चारों ओर हाथ फैलाते हुए कहा। बस ये सब तुम्हारी दी हुई शय है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। देखो जीनिया भी तो है ना, हर काम आता है उसे, मगर इसे तो रोटी का पेड़ा भी बनाना नहीं आता, रमना जी ने रूमा को डांटते हुए कहा। ओफ मामा, आपकी तान हमेशा मेरे खाना पकाने पर क्यों टूटती है? वो झल्ला कर बोली। हाँ तो कोशिश क्या करो ना, और वैसे भी पति का दिल खुश होता है जब जब पत्नी नए नए और स्वादिष्ट खाने बनाकर खिलाती है। अब देखो अहम कितना खुश होता है जीनिया के खाने से, रमना जी ने उसे समझाते हुए कहा, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। वो जल्दी से बात बदल गई और बिजनेस के बारे में बात करने लगी। चलो फिर घर चलते हैं। कुछ देर के बाद रणविजय सिंह ने उससे कहा। लेकिन बाहर तो काफ़ी तूफानी बारिश हो रही है और ऐसे में आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में अभी रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा, अहम ने कहा। अरे नहीं ना, मैं कहीं और नहीं सो सकता, वो जल्दी से बोला। प्लीज़ यहीं रुक जाते हैं ना, रूमा ने विनती भरे अंदाज में कहा। ठीक है रूमा, आप यहीं पर ठहरिए और साथ में भाई भी यहीं पर ठहरेगा, ये मेरा आदेश है। ये कैसे बात नहीं मानेगा, मैं देख लूँगी उन्हें, जीनिया ने गुस्से से कहा। लेकिन प्लीज़ रणविजय भाई, प्लीज़ जिद मत क्या करो, जीनिया ने आंखों ही आंखों में उसे चेतावनी देते हुए कहा। रणविजय दिल ही दिल में बुरी तरह झल्ला गया था। रूमा रूमा बेटा, रणविजय को अपने कमरे में लेकर जाओ, रमना ने कहा। रूमा ने हाँ में सर हिलाया और रणविजय को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रणविजय जब उसके पीछे कमरे में प्रवेश किया तो उसका कमरा देखकर हैरान रह गया। डेको पेंट में गिरे शेड का जहाजी साइड बेड था और गिरे ही कलर के पर्दे लगे हुए थे। सामने पूरी दीवार में वार्डरोब बनी थी और टेरेस वाली साइड पर अलग जगह बनाकर 2 आमने सामने कुर्सियां और टेबल रखी गई थीं। नाइस रूम, रणविजय के मुंह से अचानक निकला। आई नो, हमारे हाउस का सबसे बड़ा और खूबसूरत रूम है ये, और ये मेरे मामा जी ने स्पेशली मेरे लिए बनवाया है। गुड, मुझे खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तुम्हारा रूम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मैं हमेशा खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ करता हूँ, रणविजय ने कहा। जी, आप न सिर्फ खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, बल्कि आप कम सुंदर लोगों की भी अच्छी खासी तारीफ़ करते हैं, वो एकदम जलकर बोली। फिर कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और वो भी चलते हुए टेरेस की तरफ बढ़ गया था। उसने पर्दे खोले तो चांद की रोशनी छनकर अंदर आ गई। वाओ अमेजिंग, रणविजय ने खोए हुए अंदाज में कहा। क्या देख रहे हैं आप? रूमा ने अपने बालों को जूड़े में बांधते हुए उसके पास आकर पूछा। चांद को, पता है मुझे हमेशा खूबसूरत चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। अगर तुम भी अपने कमरे की तरह इतनी खूबसूरत होती तो शायद अब तक तुम और मैं बहुत करीब आ चुके होते। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम खूबसूरत नहीं हो। आपसे किसने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ? और आप ये कैसे सोच बैठे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, जबकि भगवान जी कहते हैं हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया है। और जहाँ तक आपकी बात है कि आप सुंदर चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये आपकी अपनी सोच है। सच ये है कि इंसान जिस चीज़ की तरफ आकर्षित होता है वो अपने आप ही सुंदर लगने लगती है। और आप तो मेरी तरफ आकर्षित ही नहीं होना चाहते, तो मैं आपको सुंदर कैसे दिख सकती हूँ? जब कोई किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होता है तो उसकी अच्छाई बुराई सब भूल जाता है, जैसे आप ताशबी के मामले में करते हैं। आप उसकी खूबसूरती को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी बाकी की कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ लेकिन आत्मविश्वासी लहजे में बोली। रणविजय उसकी बात में छुपे दर्द को देखकर एकदम शर्मिंदा हो गया। माफ़ करना, मैं आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करूँगा, मगर मैं आपको आपका हर हक ज़रूर दूंगा। मैं जानता हूँ जितने मर्द के जज्बात होते हैं उतने ही औरतों के, और तुम भी एक जवान लड़की हो,
तुम्हारा भी मन करता होगा अपने पति की संगत के लिए, और मैं खुद को तैयार कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दूंगा। और प्यार तो मैंने किया और उसे खो भी दिया, तो अब शायद जिंदगी भर प्यार न कर सकूं। रणविजय ने थके हुए अंदाज में कहा। मुझे आपसे कोई हक नहीं चाहिए। जब प्यार नहीं, इज्जत नहीं, तो फिर हक कौन सा निभाएंगे आप? बीवी के हकों में से कि उसे सबसे पहले प्यार और इज्जत दी जाए, और आप मेरे पहले हक को तोड़कर मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके सारे हक निभाऊंगा। क्या शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन होती है? नहीं मिस्टर रणविजय, क्योंकि शरीर तो इंसान किसी औरत से भी पा सकता है। भगवान ने पति पत्नी के रिश्ते को प्यार और सम्मान की शर्तों पर बनाया है। रूमा ने कड़वे लहजे में कहा। देखो प्लीज, मुझे ये लेक्चर मत दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, रणविजय ने नाखुशी से कहा। रूमा ने उसकी बात पर सर हिलाया और बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वो काफी देर तक खिड़की पर खड़ा रहा, फिर रोमा को सोता देखकर वो भी उसकी दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। हमेशा की तरह अलार्म पर आंख खुली तो उसका मीटर घूम चुका था। अलार्म लगाने वाली को सुबह सुबह कमरे में धुआं फैलाते देखकर ये कभी नहीं सुधर सकती, रणविजय चिढ़कर बड़बड़ाया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो रोमा गीता का पाठ कर रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खटखटाया गया और जीनिया चाय थामे अंदर आई। रोमा, आपकी चाय, जीनिया ने मुस्कुराकर कहा। ओह थैंक यू मेरी प्यारी मामी, तुम ग्रेट हो। वह क्या चाय है, कसम से कितने दिन के बाद पी है ऐसी चाय, तो मजे आ गए, उसने गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कहा। रणविजय नाखुशी से उसे देख रहा था। क्या आप चाय नहीं पीते? मैंने तो खुद उस दिन से आपको कितनी बार चाय पीते देखा है, रूमा ने एकदम से पूछा। पीता हूँ, मगर खाली पेट नहीं। सुबह की सैर करने के बाद मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ और कुछ फल आदि, उसके बाद चाय लेता हूँ ताकि मेरी आंखें पूरी तरह खुल जाएं। हम लोग इतनी सुबह सुबह अपने खाली पेट नहीं जलाते, और इसीलिए हम इतने गोरे चिट्टे हैं, रणविजय ने आखिर में तंज भरे अंदाज में कहा। मगर हम राजपूत बहुत चाय पीते हैं और फिर भी गोरे ही होते हैं। कहाँ से गोरे हैं आप मैडम? रणविजय ने तंज कसते हुए कहा। सब कहते हैं आपके अलावा, और वैसे भी सफ़ेद रंग असल में मेरा ही है, और आपको तो देखकर लगता है जैसे सफ़ेद कागज हो या फिर कोई बीमारी। बीमारी मतलब? रणविजय हैरान हुआ। बेटी लिखो, सुकून भरा जवाब आया। बेटी लिखो मतलब सफ़ेद दाग? रणविजय दांत कसकर बोला। हाँ, उसने जोर से सर हिलाया था। यू आर अनबिलीवेबल, रणविजय चिढ़कर बोला। मेरा भी यही ख्याल है, रूमा ने भी गुस्से में कहा। देखा तुमने कैसे बात करती है ये मुझसे, रणविजय ने जीनिया से कहा। इस गरीब को बीच में मत डालो, रोमा ने आंखें घुमाकर कहा। आप दोनों लड़ते रहो, मुझे काम करना है, जीनिया ने कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती, रणविजय ने उस तरफ कड़क नज़रों से देखकर कहा। पहले आप शुरू हुए थे, जिस दिन आप सीधे बात करेंगे मैं भी कर लूँगी। पति का अनादर पाप होता है, पत्नी को बार बार नीचा दिखाना और उसका हक नहीं देना, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने भी तुरंत जवाब दिया, लेकिन रणविजय की गहरी नज़र देखकर वो एकदम से घबरा गई और अब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत कह दिया है। तो तुम्हें अपना हक चाहिए? मैं तो तुम्हारा हक रात को ही देने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था, रणविजय मुस्कुराते हुए पास आकर बोला। मुझे नींद आ रही है, उसने खाली मग साइड टेबल पर रखा, जल्दी से कहा और चादर तानकर सो गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया गया तो रणविजय उठकर दरवाज़ा खोलने लगा। बेटा जी, नीचे नाश्ते पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सविता बुआ ने कहा। जी बुआ, हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं, रोमा ने आवाज़ दी। खाना खाने के बाद वो घर के लिए निकल पड़े थे। रूटीन के अनुसार रणविजय घर आते ही तैयारी करने लगा, पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो लॉन्च का नज़ारा देखकर ठिठक गया। शालिनी जी सोफे पर बैठी थी, जबकि रूमा उनके पीछे खड़ी उनके पैरों की मालिश कर रही थी। अरे बेटा बस करो, शालिनी जी ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपनी माँ की भी ऐसे ही मालिश करती हूँ, देखिएगा आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपके पैर दुखते हैं ना, इसके लिए ये बहुत अच्छी थेरेपी है, और आपकी शुगर बहुत हाई है, आज से आप वही खाएंगी जो मैं डाइट प्लान कर चुकी हूँ, और देखिएगा इसके कारण आपके पैरों का दर्द भी कम हो जाएगा। जब हम लोग शुगर में कुछ उल्टा सुल्टा खाते हैं उसके बाद ही हमारे पैरों में दर्द बढ़ने लगता है, शुगर हाई होने की वजह से। रूमा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो दिलचस्पी से उसे देखकर उसके पास आ गया। अरे आ गए तुम बेटा, शालिनी जी ने पूछा तो वो जल्दी से उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनके पास ही सोफे पर बैठ गया और उसे देखने लगा, जो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और डिसेंट सूट में बट सादे से हुलिये में बहुत मासूम लग रही थी।
फिर वो मसाज पूरा करके अपने कमरे में चली गई। रणविजय भी उसके पीछे ही कमरे में आ गया। चलो अच्छा है, खाना पकाकर न सही तो सेवाएं करके ही सास का दिल जीत लो। रणविजय ने हमेशा की तरह तंज भरी बात कही थी, मगर आज वो लौटकर जवाब देने के मूड में नहीं थी। चुपचाप अपना काम करती रही। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? रणविजय की बात पर वो गंभीरता से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मेरे और आपके बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है कि हम एक दूसरे को इग्नोर करें या एक दूसरे को टाइम दें? वो उदास मुस्कान के साथ बोली। ये बात भी है। खैर, तुम्हें मसाज करते देखा, काफ़ी हुनर रखती हो उसमें। थोड़ा मेरे सिर की भी मसाज कर दो। रणविजय ने सोफे पर बैठते हुए उसके पीछे से सिर टिकाते हुए मजाक में कहा, और उसे पूरा भरोसा था कि वो उसकी सेवा कभी नहीं करेगी। मगर अगले ही पल उसका नरम और मुलायम ठंडा हाथ उसके माथे पर टिक गया तो उसने झट से आंखें खोलकर देखा। वो हल्के हाथों से उसका मसाज करने लगी और रणविजय को अपने दिल के अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। थकावट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो वहीं सिर टिकाए सो गया। काफ़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने वाली घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बज रहे थे। वो जल्दी से सीधा होने लगा, मगर उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। वो कराहते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखता हुआ खड़ा हुआ। दो तीन बार गर्दन को इधर उधर झटका भी दिया, लेकिन गर्दन का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय रोमा अंदर आई। आपको क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। ओ गॉड, पता नहीं किस नियत से तुमने मेरा सिर दबाया था। मेरी गर्दन में जोर का दर्द हो गया है। वो उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगा। आपको तो सिर्फ मौका चाहिए मुझे सुनाने का, इसमें भी मेरा कसूर है? आपका सिर दबा रही थी, सो गए थे आप। मैंने 2-3 बार आवाज़ें भी दी, मगर आप गहरी नींद में सोए थे। मुझे लगा शायद थकावट है, इसीलिए मैं बाहर चली गई। वो कड़वे लहजे में बोली। हाँ तो मुझे जोर से हिला देती ताकि मैं जाग जाता। मैं ऐसे कभी नहीं सोता। वो गर्दन पर हाथ रखकर झल्लाता हुआ बोला। यहाँ सोफे पर बैठी, अभी मसाज करूंगी तो ठीक हो जाएगा। वो गंभीरता से बोली। बहुत मेहरबानी आपकी। अब आपकी किसी और कृपा की ज़रूरत नहीं। ये ना हो कि ठीक करते करते मेरी गर्दन ही तोड़ दो। मैं फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दूंगा। वो तड़क कर बोला था। फिजियोथेरेपिस्ट ही हूँ मैं, मिस्टर रणविजय, और अगर चाहो तो आपको अपनी डिग्री भी दिखा दूँ। वो कड़वे लहजे में बोली। तो रणविजय ने चौंक कर उसे देखा। वाकई मुझे नहीं पता था। रणविजय ने जल्दी से कहा। आपको मुझ में इंटरेस्ट है तो आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। वो सिर हिलाकर बोली और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपनी नरम सी उंगलियां रख दी और फिर धीरे धीरे मसाज करने लगी। उसकी उंगलियों के स्पर्श का जादू विजय को अपनी गर्दन पर महसूस हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ा हो। एक सरसराहट थी जो उसे अपने घेरे में लेने लगी थी। वो जरा सा उसकी ओर झुकते हुए बड़े मगन से अंदाज में उसकी मालिश कर रही थी। उसके वजूद से उठती हल्की हल्की खुशबू रणविजय को मदहोश करने लगी थी। जल्दी से उसने अपने ख्यालों को झटका था। वो इस मामूली सी लड़की में इतना इंटरेस्ट कब से लेने लगा था? उसे हैरत हुई थी। हालांकि अंदर से कहीं एक आवाज़ धीरे से गूंजी थी, ये पल यहीं थम जाए, और वो ऐसे ही अपनी नरम उंगलियों से उसकी मसाज करती रहे। अपने ख्याल पर वो खुद ही धीरे से मुस्कुरा दिया था। हंस क्यों रहे आप? यकीनन आपको मजा आ रहा होगा, है ना? मेरी मालिश से? वो नासमझी से पूछने लगी, लेकिन रणविजय कुछ नहीं बोला। अपनी मुस्कुराहट को होंठ भींचकर छुपा गया। उसकी गर्दन को अलग अलग तकनीकों से एक्सरसाइज कराकर उसने उसे ठीक कर दिया था। तुम तो काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट हो, रणविजय ने पहली बार उसकी तारीफ की। वो बिना कोई जवाब दिए वापस पलटने लगी तो रणविजय ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। बैठो, कुछ देर बातें करते हैं, वो नरमी से बोला। दिल और मचल रहा था कि वो कुछ देर और उसके साथ बैठी रहे। नहीं, मैं आपको बुलाने आई थी। आज हमारी फैमिली सागर अंकल, ताशबी के पापा के घर इनवाइट है। उनके बेटे को इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है, इसीलिए जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो धीरे से बोली तो रणविजय चुपचाप उसका हाथ छोड़ गया। वो सब लोग डिनर के लिए सागर अंकल के घर पहुंच चुके थे। अभी डिनर शुरू नहीं हुआ था। सब लोग बातों में लगे हुए थे कि तभी रणविजय सामने से आती ताशबी को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। क्या हुआ? नीलम जी ने बेचैनी से अंदाज में पूछा तो ताशबी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सब लोग लॉन्ज में इकट्ठा हो चुके थे। ताशबी ने रोते हुए बताया कि अनंत ने उसे थप्पड़ मारा है। रणविजय के साथ साथ बाकी सब लोग भी आग बबूला हो चुके थे, सिवाय शालिनी जी के। उन्हें रणविजय का उसके लिए परेशान होना नागवार लग रहा था। वो नफरत भरी निगाहों से ताशबी को देख रही थी। फिर नीलम जी उसे लेकर कमरे में चली गई।
अगले दिन रणविजय सुबह उठा और वॉक के लिए निकल ही रहा था कि ताशवी उसे पुकारती उसके पीछे आ गई। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? शायद हवा बदलने से थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए। पूरी रात रोती रही हूं मैं, ताशवी ने कहा। हाँ चलो। फिर वो ताशवी के साथ वॉक पर चला गया और ताशवी के कहने पर ही वो उसे नाश्ता कराने ले गया। और आज न जाने कितने समय के बाद वो दोनों कितनी देर तक बातें करते रहे। जब वो लोग घर पहुंचे तो सामने ही शालिनी जी और रूमा बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। ये तुम्हारे साथ गई थी? शालिनी जी ने सख्त लहजे में कहा। जी मम्मा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही थी कि थोड़ी सी वॉक कर लूँ तो ठीक हो जाएगी, रणविजय ने कहा। नाश्ता लगवाऊं? तुम कल कह रहे थे ना कि जल्दी निकलना है, शालिनी जी ने पूछा। नहीं मम्मा, मैंने नाश्ता ताशवी के साथ कर लिया है, वो नजरें चुराकर बोलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। जबकि पीछे से शालिनी जी ने परेशान होकर रूमा को देखा, जो कि होंठ को चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते रणविजय को देख रही थी। शालिनी जी का दिमाग जैसे सुन्न होने लगा था। वो सब कुछ समझ रही थी, मगर उनका बेटा पागल था उस लड़की के पीछे, तो वो आज भी उसे अपने काबू में करने की क्षमता रखती थी। शाम को रूमा को अपने दोस्त की शादी पर जाना था और वो तैयार होकर बैठी थी, रणविजय का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद वो अंदर आया और उसे देखकर ठिठक गया। तुम्हें कहीं जाना था? रणविजय ने पूछा। बताया तो था आपको कल रात कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, शादी है आज उसकी। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, वो बोली। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे ताजवी को लेकर बाहर जाना है, रणविजय ने सख्त लहजे में कहा। मैं आपकी पत्नी हूँ, ताजवी नहीं। मेरी जिम्मेदारियाँ आप पर हैं, उसकी नहीं, रूमा ने कड़वे लहजे में बोला। अपनी औकात में रहो, तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, सो आगे से खुद को इतने इम्पोर्टेंट मत समझो, रणविजय ने ठंडे लहजे में कहा और फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया, तैयार हुआ, ताशवी के साथ बाहर भी जा चुका था। जबकि रूमा वहीं गुमसुम खड़ी रह गई। आंसू छलककर उसके गाल पर बहने लगे। उनकी शादी को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, मगर रणविजय का व्यवहार दिन ब दिन उसके साथ बदतर होता जा रहा था। अब बस वो और अधिक सहन नहीं कर सकती थी। उसने अहम को फ़ोन करके पूरी स्थिति बताई और उसे ड्राइवर को भेजने को कहा। कुछ देर के बाद वो ड्राइवर के साथ राना हाउस में मौजूद थी। अहम गुस्से से मुट्ठियां बांधकर खड़ा था। अगर उसका व्यवहार तुम्हारे साथ सही नहीं था तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों चुपचाप सब कुछ सहा? मैंने तुम्हें विदा करने से पहले इस बात की सलाह दी थी कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय करता है तो तुम उसे छोड़कर आ जाना। तुम इतने दिनों तक सब सहती रही। अहम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सॉरी, मुझे सारी बातों का पता नहीं था, जीनिया ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ, और आंटी जी भी हमेशा मेरा साथ देती रही हैं, मगर जिस दिन से ताशवी आई है उस दिन से बिल्कुल ही रणविजय का व्यवहार बदल गया है। मैं सब सह सकती हूँ, मगर किसी और लड़की को मुझ पर इम्पोर्टेंस दे, ये मैं सहन नहीं कर सकती, वो नम शब्दों में बोली। अहम ने उसके पास बैठते हुए उसे सीने से लगा लिया। रूमा तो जैसे गुमसुम हो गई थी। रूमा की नानी शांता जी का गुस्सा भी बुरा हो रहा था। तुम भी अभी इसी वक्त उसकी बहन को वापस उसके घर भेज दो, शांता जी ने कहा। तो जीनिया ने तड़प कर उन्हें देखा। कैसी बातें कर रही हैं नानो, और इसमें जीनिया का क्या कसूर है? हम उसके भाई की सजा उसे नहीं देंगे, ये भी अन्याय है, और हमारी तरफ से ये कभी नहीं होगा, रूमा ने जल्दी से कहा। बिल्कुल सही कह रही है, इसमें जीनिया का कोई कसूर नहीं। अहम ने जीनिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे तसल्ली दी तो उसकी जैसे अटकी हुई सांसें बहाल हुईं। फिर जीनिया रूमा को लेकर उसके कमरे में आई। कितनी ही देर तक बैठकर वो उसे तसल्ली देती रही। रात तो जैसे तैसे गुजर गई और सुबह होते ही जीनिया अपने माँ के घर पहुंच चुकी थी, और तभी रणविजय और ताशवी बाहर से अंदर आए थे। शर्म नहीं आती आपको? इस लड़की की वजह से आपने रूमा की वफा को ठुकरा दिया, जीनिया ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, वो खुद ये घर छोड़कर गई है, रणविजय ने सर हिलाते हुए कहा। मगर तुम्हारी वजह से तो गई है ना, जीनिया ने कड़वे लहजे में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो रहा है तो मैं जाकर माफ़ी मांगकर उसे ले आऊँगा वापस, वो सिर हिलाते हुए बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा घर खराब नहीं होगा। मेरी सास ने मुझे कल घर से निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पति और रूमा ने उनकी बात का विरोध करते हुए मेरा साथ दिया, और ऐसे ही लोग हैं वो। मगर अफसोस तो मुझे आप पर है, जो अपना थूका हुआ खुद ही चाट रहे हैं, जीनिया ने चबा चबा कर कहा। शट अप,
शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में इस तरह बोलती हो? रणविजय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत रखती हूँ मैं। और क्या चुप कराओगे मुझे? बहुत कड़वी लगी आपको मेरी बात? जरा नहीं, पूरा सोचिए। जिस लड़की ने आपको ठुकराकर किसी और को अपनाया और अब उसी को ठुकराकर अब फिर से आपके पास आ रही है और आप भी उसे अपना रहे हैं, तो इसे क्या नाम दोगे? वो तंज भरे लहजे में बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ उसे काम डाउन करने के लिए। उसके पति ने उस पर इतना अत्याचार किया और उसकी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता, रणविजय ने जल्दी से कहा। और जो आपने अत्याचार किया उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी ही पत्नी को बेइज्जत करती हुई शर्म नहीं आई आपको? उसकी भावनाओं को, उसके एहसासों को कुचलते रहे। आपको ताशबी का एहसास है, मगर क्यों? वजह क्या है इसकी? आपको शायद जायज और नाजायज की पहचान नहीं, मगर उसे है। इसीलिए वो चली गई आपको छोड़कर। क्यों सहन करे वो आपका आपका ये अत्याचार? गलती हो गई मुझसे जो मैंने उस जैसी प्यारी और मासूम लड़की को आपके हवाले कर दिया। आप उसके एक नाखून के बराबर भी नहीं हैं, जीनिया ने कहा और फिर ताशबी और रणविजय पर एक नापसंदगी भरी नजर डालकर अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। जीनिया की बातों की वजह से रणविजय का दिल जैसे हिल गया था। वो अपने कमरे में आकर कितनी ही देर गुस्से से इधर उधर टहलता रहा। तैयार होने के बाद वो डिपार्टमेंट चला गया, मगर सारा दिन उसका ध्यान न जाने क्यों रूमा की तरफ ही लगा रहा। 2 दिन के बाद जब वो रात को घर वापस आया तो ताशबी का पति आया हुआ था और ताशबी उसके साथ जुड़कर बैठी हुई थी और उसके दिल में जलन या तकलीफ नहीं हुई थी। ताशबी के जाने पर वो संतुष्ट था। कितनी ही देर वो वहां बैठा बातें करता रहा और फिर खाना खाकर अपने कमरे में आ गया तो न जाने कमरा क्यों काट खाने को दौड़ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह वो राणा हाउस पहुंचा तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे और उसे देखकर सबके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए थे, मगर किसी ने कहा कुछ नहीं था। मुझे रूमा से मिलना है, उसने नजरें चुराकर कहा। रानी से बुलवाता हूँ, अगर वो आएगी तो ठीक, अहम ने सख्त चेहरे से कहा और फिर नौकरानी को भेजा। मगर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। वो होंठ भींचता हुआ वहां से वापस चला आया। बहुत गुस्सा भी आया, मगर दिल न जाने क्यों उससे मिलने को बेताब हो रहा था। रात को वो कितनी ही देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मगर नींद नहीं आ रही थी। वो एकदम झुंझलाकर उठा और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और राणा हाउस पहुंच गया। दीवार फांद कर वो पाइप के रास्ते से टेरेस से अंदर आया तो वो तकिए को बाजुओं में दबाए खुले बालों में सो रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ पास आया और उसके पास बैठते हुए उसे पहली बार पूरे अधिकार से गौर से देखने लगा। गेहुआ रंगत, घनेरी मुड़ी हुई काली पलकें जो उसके नरम गालों पर साया किए हुए थीं, सुतवा नाक और गुलाबी होंठ। वो इतनी खूबसूरत तो थी कि एक के बाद दूसरी नजर डालने का मन करता था। फिर उसकी वो रेशमी सी जुल्फें। वो तकिया हटाकर उसके करीब हुआ, उसकी बाहों के घेरे में भरते हुए आंखें मूंद लीं। उसके बालों की महक उसे मदहोश कर रही थी। रोमा भी नींद में कसमसाते हुए उसकी चौड़ी छाती से चिपक गई थी और रणविजय ने भी और भी अपने आप में उसे भींचकर समेट लिया था। न जाने कितने दिनों के बाद उसे इतनी सुकून की नींद आई थी। रूमा की आंख अलार्म से खुली थी, मगर कितनी ही देर तक वो खाली दिमाग से रही, क्योंकि वो 2 दिन से नींद की हैवी डोज ले रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर थोड़ा सा ऊपर रखा तो उसका हाथ रणविजय की बियर्ड पर लगा था। वो एकदम चिल्लाकर उठ बैठी, जल्दी से साइड पर पड़े रिमोट से लाइट्स ऑन की। रणविजय भी उसकी चिल्लाहट पर हड़बड़ाकर उठा था और अब आंखें मसल रहा था। आप? वो चिल्लाई। हाँ मैं। वो उसे बाहों में खींचकर अपने पास लिटाता अपना चेहरा उसके बालों में छुपा गया। रूमा उसकी नज़दीकी पर जैसे मरने वाली हो चुकी थी और हाथ पाँव में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे पीछे हटा सके। आप पूरी रात यहाँ थे? चोरों की तरह घुसे आप? और क्या किया अपनी नींद में मेरे साथ? उसने जल्दी जल्दी खुद को टटोलते हुए पूछा। क्यों? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? और तुम मुझसे मिलने से इनकार कर दोगी तो मुझे फिर चोर रास्ते से ही आना पड़ेगा ना। और रही बात कुछ करने की, तो वो अभी नहीं, घर जाकर करूँगा। वो उसकी नाक की टिप पर किस करते हुए उसके नरम होंठ को अंगूठे से हल्के से रब करते हुए बोला, बेहद गंभीर लहजे में। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? जब मुझ में इंटरेस्ट नहीं तो इस तरह क्यों? किसने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं? और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस तरह घर छोड़कर आओगी तो मेरा क्या हाल होगा? पता है ना कितना अकेला पड़ गया था मैं। वो उसकी काली आंखों में झांकते हुए बोला। अकेले कहाँ थे? वो थी ना आपकी एक्स। रूमा ने कहते हुए उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो अपना घेरा और भी मजबूत बना गया। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी थी तो तुम आई हो
और अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ सकता। और ताज बीबी 2-3 दिन पहले ही अपने घर जा चुकी है। खैर बाकी की बातें हम घर जाकर करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घर चल रहे हैं। वो उसे छोड़ते हुए बोला। मुझे नहीं जाना, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। उठाकर ले जाऊंगा, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। या तो तुम डिसेंट तरीके से चलती हो या फिर मैं ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊं। वो उसके कान के पास अपने होंठ से छूते हुए बोला। और रोमा की जान उसके होंठों पर आई थी। वो थूक निगलते हुए उस खूबसूरत से मर्द को देख रही थी जो उसे आज हैरत के झटके दे रहा था। ताशबी फिर से वापस आएगी तो मुझे फिर से इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर ये सब जीनिया की वजह से कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं। फिक्र मत कीजिए, उसका घर खराब नहीं होने दूंगी। उस दिन तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मैं कभी किसी का घर नहीं उजाड़ती और ना ही किसी का दिल। वो नम लहजे में बोली। ए झांसी की रानी, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लड़ती हुई अच्छी लगती हो। वो कहते हुए उसकी आंखों पर बारी बारी से होंठ रख गया। जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, वरना अगर मैं बहक गया तो शिकायत मत करना। वो उसकी आंखों के मचलते जज्बात देखकर जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। वो दोनों जब नीचे आए तो सब लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। रणविजय ने सब लोगों से माफ़ी मांगी और उसे लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में ही दोनों ने नाश्ता किया और घर पहुंचे तो शालिनी जी भी उसे देखकर काफ़ी खुश हुई थी। रणविजय तो आते ही अपनी ड्यूटी पर चला गया था और वो पूरा दिन बौलाई बौलाई से फिर रही थी। उसे अपने वजूद से रणविजय की खुशबू अब तक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना स्पर्श उसके वजूद के अंदर तक उतार चुका हो। और फिर उसकी वो बहकी बहकी सी बातें। रोमा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। चेहरे पर गुलाबीपन उतर आया था। वो रणविजय को बहुत मिस कर रही थी। फिर न जाने उसे क्या सूझा, शालिनी जी से पूछकर रणविजय के लिए बिरयानी बना ली। उसके आने से पहले वो तैयार होकर बाहर आई तो रणविजय भी पहुंच चुका था। खाना खाते समय शालिनी जी ने जब बताया कि ये बिरयानी रूमा ने बनाई है, तब तो रणविजय ने और भी अधिक रुचि से खाई थी। उसे यूँ खाते देखकर रूमा को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत सफल हो गई हो और उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो सारी कुकिंग सीख लेगी। रणविजय ने उसके लिए खास एक सरप्राइज प्लान किया था और वही देखने के लिए वो पिछली तरफ से ऊपर छत पर चला गया था। सारा इंतजाम करने के बाद वो नीचे आया तो रूमा सोई पड़ी थी कि रणविजय ने उसे कंधे से हिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? वो एकदम घबरा कर बोली। चलो मेरे साथ। रणविजय ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। लेकिन कहाँ? चलो तो सही, रणविजय ने कहा और फिर उसका हाथ थामकर बाहर ले आया और छत की तरफ कदम बढ़ा दिए। ऊपर काफ़ी अंधेरा था। फिर रणविजय ने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को दबाया और रूमा की आंखें तेज रोशनी से चकाचौंध हो गईं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं तो जमीन पर बिछी गुलाब के फूलों की चादर थी और छत के बीच में बेड जैसा एक सेटअप बना हुआ था और उसे भी सजाया गया था। ये क्या है? वो थूक निगलते हुए बोली। ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं हमेशा गर्मियों में यहीं सोता हूँ, रणविजय ने कहा और गहरी सांस लेते हुए ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा। ये इतनी तैयारी मेरी जैसी आम सी शक्ल सूरत वाली के लिए क्यों? तुम आम सूरत वाली नहीं हो, तुम बहुत खास लड़की हो और मुझे दिलो जान से पसंद हो, रणविजय ने मुस्कुरा कर कहा। ये कोई मेरा मजाक उड़ाने का नया तरीका तो नहीं? उफ, बस यही सुनना बाकी था मुझे। ये बताओ, क्या तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मैं इतना प्यारा और रोमांटिक माहौल बनाऊंगा? हद है यार, रणविजय तब कर बोला। अब इतने दिनों से मेरा मजाक बना रहे थे तो एकदम से आपकी मोहब्बत देखकर तो कंफ्यूज तो होंगी ना? वो सामने बेड जैसे सेटअप पर बैठते हुए बोली। वैसे ये कब बनवाया था बेड? ये सीमेंट का बना एक बड़ा बेंच है जो मैंने आज से 5 साल पहले बनवाया था, क्योंकि मुझे ऊपर आकर सोना अच्छा लगता है। ये सब पर्दे वगैरह बारिश से गीले नहीं होंगे? वो हैरानी से बोली। तो फिर तुरंत तीनों तरवा कर मैं धुलवा देता हूँ। और अगर तुम्हारे सवाल ख़त्म हो गए हैं तो अपनी बात करो, रणविजय ने उसका हाथ होंठों के पास ले जाते हुए पूछा। रूमा ने घबराकर अपना हाथ छुड़वाया और उठकर खड़ी हुई। अपने इरादे तो वो पहले ही बता चुका था और अब वो पल भी आ गए थे। रोमा बुरी तरह से घबराई हुई थी। क्या हुआ? रणविजय ने उसकी हालत को देखते हुए हैरानी से पूछा। मुझे नींद आ रही है। क्या? यहाँ मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम आगे से मुझे कह रही हो कि तुम्हें नींद आ रही है? रणविजय चिल्लाया। वो तुम्हारा इतना मीठा अंदाज मुझे पच नहीं रहा। आर यू मैड? रणविजय ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। वो अपना संतुलन खोती हुई उसके ऊपर गिर गई। रणविजय ने उसके जूड़े में फंसे बाल आज़ाद किए तो ठंडी हवा में उसके बालों की खुशबू फैल गई। रणविजय ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए चूमा। पता है रूमा, तुम्हारे बाल मेरी कमजोरी हैं, रणविजय ने उसे पास गिराते हुए मदहोश अंदाज में कहा था।
अगले ही पल उसके कंधे पर बंधे उसके गाउन की डोरी को दांत से पकड़कर खींच चुका था। रेशमी गाउन को कंधे से हटाते हुए वो उसके कंधे पर अपने होठों से नरम स्पर्श छोड़ने लगा। रणविजय, कोई आ जाएगा ऊपर, वो शर्माई लजाई सी बोली। तो आने दो, खुद ही वापस भी चला जाएगा। वो धीरे से बोलता उसका गाउन पूरा हटा चुका था। बेताब होकर उसके नरम होठों को पीने लगा, जबकि रोमा मचल उठी थी। बारिश आ जाएगी तो आ जाने दो स्वीटहार्ट, बारिश में भीगते हुए और भी मजा आएगा। रणविजय ने एक हाथ से उसकी नरम धड़कन पर दबाव बनाया था और अब होठों से होता हुआ वो अपनी नरम गरम सांसें छोड़ता नीचे धड़कनों के पास आया था। रोमा ने घबराकर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही है रणविजय, उसने सिसकारी भरी थी। पहली बार है इसीलिए, आज के बाद नहीं आएगी। रणविजय ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की और बड़े ही अधिकार से उसे अपनी गोद में भर लिया और उस पर प्यार की बरसात करने लगा। रोमा तो किसी और ही दुनिया की सैर करने लगी थी। कभी रणविजय की उंगलियों की शरारत, तो कभी होठों का नरम गरम स्पर्श, तो कभी नरम वजूद पर जीभ की सरसराहट। उसका पूरा वजूद मचल उठा था। ऐसा लगा जैसे वो एक दहकता हुआ अंगारा बन गई है और इस आग को सिर्फ रणविजय के प्यार की ठंडी फुहार ही शांत कर सकती थी। और वो धीरे धीरे अपने प्यार की बारिश करता हुआ उसके दहकते जज्बातों को शांत कर रहा था। सुबह रूमा की आंख खुली तो वह अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। व्हाट द हेल, मतलब मैं सपना देख रही थी, लेकिन सपना हकीकत क्यों लग रहा है? रूमा धीरे से बड़बड़ाई। कुछ बेबाक से पल उसके दिमाग के पर्दे पर लहराए थे तो शर्म से लाल हुई थी। मैं इतनी बेशर्म तो नहीं थी जो इस तरीके के सपने देखती। फिर वो खोई खोई सी उठकर बैठ गई। दरवाजा खुलने पर चौंक कर देखा तो रणविजय था। वो घबराकर उठकर खड़ी हुई। रणविजय को देखते ही उसके स्पर्श की सरसराहट उसे अपने नाजुक हिस्सों में महसूस हुई तो दिल जोर से धड़क उठा। जल्दी से अपना मुंह रणविजय की तरफ से फेर लिया क्योंकि चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। क्या हुआ? रणविजय ने हैरानी से पूछा। वो रात को हम छत पर थे क्या? क्या तुम सवाल पूछ रही हो मुझसे? रणविजय ने आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछा। सॉरी, वो घबराकर बोली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी कि रणविजय ने आगे होकर उसका रास्ता घेर लिया। स्वीटहार्ट, क्या हुआ? वो उसके स्वीटहार्ट कहने पर एकदम मुड़कर उसे देखने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो जैसे कुछ कंफ्यूज हो? रणविजय ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास करते हुए पूछा। वो रात को? क्या अभी तक बेयकीनी में हो उस रात को लेकर? खैर, मैं तुम्हें ये बता दूं कि रात जो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया था और जो कुछ रात को हमारे बीच हुआ वो हकीकत था, कोई सपना नहीं। और तुम फिर इतने मजे से सो गई थी कि गोद में उठाकर नीचे ले आया था। वैसे सच कहा था तुमने, देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वो उसे अपने करीब करता हुआ उसके माथे पर अपने होंठ रख गया था और रोमा के दिल में सुकून सा उतर गया था। लेकिन शर्म की वजह से वो रणविजय से नजरें नहीं मिला पा रही थी। और मुझे लगा रात को सपना आया था, वो उंगलियां चटकाते हुए बोली। स्वीटहार्ट, वो सब हकीकत है, कोई सपना नहीं। और हाँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, मगर रात को देना याद नहीं रहा। रणविजय ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रूमा ने बॉक्स खोला तो उसमें बहुत खूबसूरत सर्दियों के लिए एक वेलवेट की शॉल थी जिसके किनारों पर कढ़ाई हुई थी। ये शॉल शायद तुम्हारे स्टैंडर्ड पर ना उतरे, थोड़ी सस्ती है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो ले ली। रणविजय ने कान सहलाते हुए कहा। नहीं, बहुत प्यारी है और चीज़ों की कीमत कोई मायने नहीं रखती। असल चीज़ तो प्यार होता है और ये प्यार करोड़ों अरबों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। रूमा ने शॉल को चूमते हुए नम आवाज में कहा। अरे, रो क्यों रही हो? रणविजय ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए पूछा। पता है रणविजय, मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मारते थे, उन्हें बदसूरत कहकर ताने देते। फिर उन्होंने मेरी माँ को तलाक दे दी क्योंकि वो मेरा सौदा करना चाहते थे। सब खत्म हो गया था, लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर मेरी शक्ल की वजह से मैं अपने पति के दिल में जगह न बना सकी तो क्या होगा। लेकिन मेरे मामा ने मुझे एहसास कराया कि मैं भी खूबसूरत हूँ, क्योंकि शर्म और पवित्रता ही असली खूबसूरती है और इस खूबसूरती की हिफाजत इंसान को और भी खूबसूरत बना देती है। और आज आपने मुझे प्यार का मान देकर मुझे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। वो नम लहजे में बोली। मैं वादा करता हूँ तुमसे रूही कि मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा और हमेशा तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटाऊंगा। रणविजय ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, जबकि रूमा ने सुकून से उसका सीना थाम कर उस पर सर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ महीनों के बाद ताशबी के पति अनंत ने किसी और लड़के से शादी कर ली थी और ताशबी इस बात पर उससे काफ़ी लड़ती रही।
अनंत ने कहा कि उसके पास 2 पत्नियां रखने की ताकत है तो उसने शादी कर ली और वो भी उसके साथ रह सकती थी, तो कोई बात नहीं। लेकिन ताशबी ने तलाक ही लिया। जिस दिन से वो घर आई थी उस दिन से एक बार भी रणविजय ने आकर उससे मुलाकात नहीं की थी, मगर वो हर रोज उसे और रूमा को एक साथ देखकर जलती कुड़ती रहती। तो वो आज सीधे रणविजय के कमरे में आ गई थी, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकल कर आया था और वार्डरोब खोले अपने कपड़े तलाश कर रहा था। ताशबी ने पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। ये रोमांस बाद में कर लेना मेरी जान, पहले मेरे कपड़े निकाल दो, वो मुस्कुराकर बोला, मगर दरवाजे के पास पत्थर बनी खड़ी रोमा को देखकर हड़बड़ा गया और साथ खड़ी ताशबी को आश्चर्यजनक नजरों से देखा, जो उसका हाथ थामकर अब उसके कंधे पर सिर टिकाए खड़ी थी। रोमा बिना कुछ कहे वहां से पलट गई। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो ताशबी का हाथ जोर से झटकते हुए बोला। तुम मुझसे प्यार करते थे रणविजय, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। हम दोनों को देखो, कितने खूबसूरत लगते हैं। हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाएगा। मैं तो उस अनंत से वैसे भी बहुत ऊब चुकी थी। शुक्र है उसने मुझे तलाक दे दी। अब हमें मौका मिल चुका है, हम एक हो सकते हैं। प्लीज रणविजय, ताशबी और करीब आकर बोली तो वो उसे जोर से धक्का देते हुए नफरत से उसे देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगी और मैं तुम्हारी तरफ फिर से झुक जाऊंगा? मर्द के दिल से जब एक औरत उतर जाती है ना, तो फिर वो कभी अपनी जगह वापस नहीं बना सकती, और तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। और तुमने क्या कहा कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी चांद सूरज की लगेगी? नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं जी सकता। भगवान ने शायद मुझे मेरे ही स्वभाव की लड़की दी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और पता है, तुम दिखने में उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसका दिल तुमसे ज़्यादा कहीं खूबसूरत है। वो दिल से खूबसूरत है। तुम उसकी जैसी नहीं हो जो रिश्तों को ख़राब करती हो। आगे से मेरे साथ ऐसी बकवास की ना तो मुंह तोड़ कर रख दूंगा, और फिर से मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। वो घृणा और तिरस्कार से बोलता चला गया और ताशबी उसे देखती रह गई। फिर वो उसके साइड से तेजी से बाहर आया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठी रोती हुई रूमा के पास जाकर बैठ गया। विधवा हो गई हो जो ऐसे शोक मना रही हो? वो पास जाकर चिढ़कर बोला, तो उसने तड़प कर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। कैसी बातें करते हो, अशुभ मत बोलो, वो उसका हाथ हटाते हुए गुस्से से बोली। मेरे साथ लड़ने में तो हर वक्त शेर रहती हो और अपने हक की बात करती रहती हो, और आज जब बोलने का मौका था तुमने कुछ भी नहीं बोला और वहां से चली आई। वो शिकायती निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मैं खुद ही वापस आई क्योंकि मैं जानती हूँ आप उसे पसंद करते हैं। अगर वो आपकी लाइफ में आना चाहती है और आप उसे अपनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगी। वो सिर झुकाकर बोली, एक थप्पड़ मारूंगा जोर से तुम्हारे मुंह पर। समझती क्या हो खुद को तुम? इतने दिनों से झक मार रहा हूं क्या तुम्हारे पीछे? दीवानों की तरह भागता हूं, और अब भी उससे मुंह तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। अगर मुझे उसे अपनाना ही होता तो तुमसे पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और ना ही तुम्हारी अनुमति की। और ये बकवास आगे से की ना तो सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिजूल में मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। वो तब कर बोला, देखा ऐसे बोलते हैं आप, अगर प्यार होता तो ऐसे ऐसे नहीं बोलते। वो भी गुस्से से बोली, तो रणविजय ने उसके बाजू से खींचकर उसे अपने सीने में भर लिया। ओ मेरी झांसी की रानी, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो, मुझे नहीं समझ सकती क्या? मैं तो अब तुमसे ही प्यार करता हूँ। वह कहते हुए एक नरम स्पर्श उसके माथे पर लगा गया और रूमा का चेहरा लाल हो गया। ताशबी को क्या जवाब दिया? नम आंखों से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। प्रपोज किया था उसने? फिर वो एकदम सीधी हुई। मैंने कहा कि सोचकर बताऊंगा। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। तो रूमा ने बेयकीनी से उसे देखा और उसके चेहरे का उड़ता रंग देखकर वो जोर से हंस पड़ा। वो जवाब में नम आंखों से उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। वो मुस्कुराते हुए फिर से उसे अपने घेरे में ले गया और आंखें मूंद चुका था। उसकी जिंदगी बन चुकी थी और उसके बिना वो जीने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। प्यार के लिए खूबसूरती होना जरूरी नहीं होता, और ना ही खूबसूरती अच्छी किस्मत की मोहताज होती है। भगवान ने वही लिखा होता है जो नसीब में होता है, और जिसका दिल जितना अच्छा होता है उसे कदरदान मिल जाए तो उसकी किस्मत संवर जाती है। और ऐसा ही कुछ रूमा के साथ भी हुआ था। वो हमेशा से एक डर के साए में जीती रही थी कि न जाने उसका पति कैसा होगा, और उसने अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ और सिर्फ भगवान से अपनी अच्छी किस्मत की प्रार्थना की थी, और भगवान ने उसकी प्रार्थना की स्वीकारता के रूप में
रणविजय को उसे दे दिया, जो न सिर्फ दिल से खूबसूरत था, देखने में भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। और दूसरी तरफ रणविजय, जो कभी हुस्न का दीवाना हुआ करता था, जब से उसने असली हुस्न जाना, जो कि दिल का हुस्न होता है, उसे पता चल गया था कि रूमा जैसी लड़की ही उसकी जिंदगी को संवार सकती है। और न सिर्फ संवार सकती है, बल्कि उसने संवार भी दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट थे। दोनों लड़ते झगड़ते, मगर एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नया और रोमांटिक नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।